नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 5 के प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहें। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? क्या अनुच्छेद 51 में है, 52 में है, 53 में है या फिर 54 में? दोस्तों, राष्ट्रपति का जो पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 52 में किया गया है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? क्या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये शामिल होते हैं? ये तो शामिल होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं। राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं। क्या राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं? नहीं, ये शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि विधान परिषद को जो प्रावधान है भारत के हर राज्य में नहीं किया गया है, इसलिए जो है विधान परिषद का जो सदस्य होते हैं निर्वाचित सदस्य, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, ये तो सही है। दूसरा कथन, चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का अपनाई जाती है, ये भी सही है। तीसरा कथन, मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है, ये भी सही है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्या 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए या फिर 25 वर्ष होनी चाहिए? दोस्तों, राष्ट्रपति के पद के लिए जो न्यूनतम आयु का प्रावधान है वो है 35 वर्ष। लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए जो है वो है 35 वर्ष, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति पद की संवैधानिक योग्यता नहीं है? क्या भारत का नागरिक होना आवश्यक है? ये तो सही है। 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए, ये भी सही है। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी सही है। क्या कम से कम 5 वर्ष सांसद रहना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई योग्यता नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये तो सही है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। इसका जो कारण है, 5 वर्ष पूरे होने के बाद राष्ट्रपति स्वतः पद छोड़ देता है, चाहे नया राष्ट्रपति शपथ ना ले। नहीं है, ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 56 में कहा गया है, जब तक उत्तराधिकारी शपथ ना ले तब तक राष्ट्रपति जो है अपने पद पर बने रहेंगे, इसलिए जो आर जो है गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है, आर गलत माना जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? क्या प्रधानमंत्री दिलाते हैं या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं या फिर उपराष्ट्रपति दिलाते हैं या फिर लोकसभा अध्यक्ष? दोस्तों, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किया गया है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? क्या चुनाव आयोग करता है, संसद करता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय करता है या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है? दोस्तों, अनुच्छेद 71 में कहा गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी विवाद होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाए जाएंगे, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 52 का जो संबंध है भारत के राष्ट्रपति से है, 54 का जो संबंध है राष्ट्रपति का निर्वाचन से है, 58 का जो संबंध है राष्ट्रपति की पद की योग्यता से है और 60 का जो संबंध है राष्ट्रपति की शपथ से है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ए का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं, ये तो सही है। दूसरा कथन है, दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी निर्वाचन मंडल का हिस्सा हैं, ये भी सही है। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, ये भी सही है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 61 में किया गया है और महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसे जो है संविधान का उल्लंघन, यानी अगर
राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन करते हैं तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा यानी कि हटाया जा सकता है। इसलिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है यदि उसे कम से कम कितने दिन पूर्व लिखित सूचना दी गई हो। यानी यह क्वेश्चन कह रहा है, अगर राष्ट्रपति व महाभियोग पारित करना यानी कि प्रस्तुत करना राष्ट्रपति व महाभियोग संसद में, तो राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। क्या 7 दिन पूर्व देनी चाहिए या फिर 14 दिन या फिर 21 दिन या फिर 30 दिन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। ये तो सही है। अगला कथन है, दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ये भी सही है। क्या तीसरा जो कथन है, राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार प्राप्त है। ये भी सही है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। अनुच्छेद 56 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र जो है संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा। ऐसी स्थिति के लिए ही प्रेसिडेंट एक्ट 1969 लाया गया था, जिसमें कहा गया था यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों जो हैं उपस्थित ना हो तो भारत के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। ये तो सही है। इसका कारण जो है संविधान में राष्ट्रपति के कार्यकाल की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ये भी सही है। कारण भी सही है और कथन भी सही है। और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का 2 बार निर्वाचन हुआ था। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं या फिर नीलम संजीव रेड्डी हैं। दोस्तों एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। क्या अनुच्छेद 56 का संबंध राष्ट्रपति के कार्यकाल से है। ये तो सही है। 58 का संबंध जो है राष्ट्रपति की योग्यता से। ये भी सही है। 61 का संबंध राष्ट्रपति पर महाभियोग से। ये भी सही है। 62 का संबंध राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से है। नहीं, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से नहीं, बल्कि 62 का जो संबंध है रिक्तियों पर जो है समय यानी कि चुनाव का समय सीमा से है, यानी समय सीमा से है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 56 का जो संबंध है राष्ट्रपति के कार्यकाल से है। 58 का जो संबंध है राष्ट्रपति की पद की योग्यता से है। 61 का जो संबंध है महाभियोग से है और 62 का जो संबंध है रिक्ति होने पर चुनाव से है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ए का 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, राष्ट्रपति का महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ये तो सही है। दूसरा कथन, महाभियोग के लिए दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्याओं के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत आवश्यक है, यानी कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ये भी सही है। अगला जो कथन है, राष्ट्रपति को जो है आरोपों का उत्तर देने तथा अपना पक्ष रखने का अधिकार प्राप्त है। ये भी सही है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किनमें निहित हैं। दोस्तों अनुच्छेद 53 के तहत जो है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित हैं। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। CAG की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल
के द्वारा की जाती है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ये तो सही है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा को भंग कर सकता है, नहीं, राज्यसभा एक अस्थायी सदन, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति जो है संसद का सत्र बुला और स्थगित कर सकते हैं, ये भी सही है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा कथन 1 और 3 जो है केवल कथन 1 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग किस भारतीय राष्ट्रपति ने किया? दोस्तों, इसका जो प्रयोग किया था इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल 1986 पर जो है ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का न्यायिक अधिकार है? अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति के न्यायिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें क्षमादान, दंड स्थगन, दंड लघुकरण आदि जो है प्रदान करता है, यानी कि राष्ट्रपति के क्षमादान में ये शक्तियां जो हैं प्रदान की गई हैं, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये तो सही है। राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। कारण जो है संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, नहीं, इसकी जो बैठक है लोकसभा के जो है अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, इसलिए जो है कारण जो है गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ए सही और गलत माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वीटो भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है? पूर्ण वीटो ये तो है, निलंबनकारी वीटो ये भी है, पॉकेट वीटो ये भी है, लाइन जो है लाइन आइटम वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता? साधारण विधेयक है या फिर धन विधेयक या फिर गैर सरकारी सदस्य विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक है? दोस्तों, इसमें जो धन विधेयक है उसे जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि ये जो है धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पे ही पेश किया जाता है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद जो 72 है उसका संबंध जो है क्षमादान शक्ति से है। अनुच्छेद 111 का जो संबंध है विधेयक पर स्वीकृति से है। अनुच्छेद 127 का जो संबंध है अध्यादेश जारी करने से है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति से है। अनुच्छेद 53 का जो संबंध है वो है कार्यपालिका की शक्ति से, इसलिए जिसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, राष्ट्रपति साधारण विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकते हैं, ये तो सही है। यदि संसद वही विधेयक पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति देना जो है अनिवार्य हो जाएगा, ये भी सही है। राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता, ये भी सही है, क्योंकि जो धन विधेयक है राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पे ही पेश किया जाता है, इसलिए वो इन्हें जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? क्या अनुच्छेद 62 में या फिर 63 में या फिर 64 में या फिर 65 में? दोस्तों, उपराष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, ये तो सही है। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है, ये भी सही है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाएं तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं? अनुच्छेद 62 के अनुसार जो है यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो 6 माह के भीतर चुनाव यानी कि मतदान होना आवश्यक है, इसलिए जो है अधिकतम उपराष्ट्रपति जो है 6 माह तक ही राष्ट्रपति के कार्यों का जो है निर्वहन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, 75 क्लोज 1 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है राष्ट्रपति सामान्यतः लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ये तो सही है। जिसका लोकसभा में बहुमत होगा वही तो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा ना,
इसका कारण जो है संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सबसे बड़े दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। नहीं, ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है, इसलिए जिसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? क्या मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? क्या मंत्रिपरिषद जो है राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, या फिर मंत्रिपरिषद जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों, अनुच्छेद 75 के क्लोज 3 में मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ऐसा प्रावधान किया गया है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अनुच्छेद 63 का जो संबंध है उपराष्ट्रपति से है, ये तो सही है। 64 का संबंध राज्यसभा के सभापति से, ये भी सही है। 74 का संबंध मंत्रिपरिषद से, ये भी सही है। 75 का जो संबंध है पीएम एंड मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है, ठीक है ना। और राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 155 में की जाती है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 63 का जो संबंध है उपराष्ट्रपति से है। 64 का जो संबंध है राज्यसभा का पदेन सभापति से। 74 का जो संबंध है वो मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह से है। और 75 का संबंध जो है प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों से है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है 42वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की जो है सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया था, ये तो सही है। 44वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को सलाह एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाने का अधिकार दिया, ये भी सही है। पुनर्विचार के बाद जो है वही सलाह दोबारा भेजे जाने पर जो है राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हो जाएगा, ये भी सही है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति कौन करता है? 76 के तहत जो है राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है भारत का महान न्यायवादी बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता आवश्यक है? क्या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता? नहीं, ये नहीं होगा। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता? ये भी नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता? यही इसका राइट आंसर होगा। यानी इसका जो योग्यता का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 76 में किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है महान न्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ये तो सही है। महान न्यायवादी जो है संसद में मतदान नहीं कर सकते हैं, ये भी सही है। महान न्यायवादी जो है भारत सरकार का कर्मचारी नहीं होता, ये भी सही है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का गठन किनसे मिलकर होता है? दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा ये तीनों मिलकर जो है संसद का गठन करते हैं। और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 79 में किया गया है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? पहला कथन है इसे राष्ट्रपति भंग कर सकता है। नहीं, राज्यसभा का जो है राष्ट्रपति भंग नहीं किया कर सकता, क्योंकि राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है। यह जो है अस्थायी सदन है, ये तो सही है। इसका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। नहीं, इसका कोई कार्यकाल नहीं है, क्योंकि ये अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 जो सदस्य हैं रिटायर होते हैं। अगला जो है इसके सभी सदस्य जो हैं प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। नहीं, इसका जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इसके सदस्यों का निर्वाचन वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है संसद की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, ये तो सही है। इसका कारण जो है संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता जो है राज्यसभा के सभापति करते हैं। नहीं, इसके अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए सही और जो है आर गलत माना जाएगा। अगला प्रश्न है धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या जो है इसे केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? नहीं, इसे जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और जो है
राष्ट्रपति के पूर्व अनुशंसा पे इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा कथन है इसे केवल जो है लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जा सकता है। ये तो सही है। इसे दोनों सदनों में समान अधिकार प्राप्त है। नहीं, लोकसभा में इसे विशेष अधिकार प्राप्त है। इसे संयुक्त बैठक में पारित किया जा सकता है। नहीं, इसे संयुक्त बैठक में पारित नहीं किया जा सकता। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। दोस्तों, धन विधेयक में जो है संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और एक जो है विधेयक है संविधान संशोधक विधेयक, उसमें भी जो है संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 76 का जो संबंध है महान्यायवादी से है, 79 का जो संबंध है संसद का गठन से है, 108 का जो संबंध है संयुक्त बैठक से है और 110 का जो संबंध है धन विधेयक से है। इसलिए जिसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है धन विधेयक पर राज्यसभा केवल सिफारिशें दे सकती हैं। ये तो सही है। अगला कथन है राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर लौटाना होता है। ये भी सही है। अगला कथन है यदि राज्यसभा 14 दिनों तक धन विधेयक जो है वापस नहीं करता तो दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। ये भी सही है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश कब जारी कर सकता है। जब लोकसभा का सत्र चल रहा हो तब जारी कर सकता है। नहीं, नहीं कर सकता। जब संसद का कोई भी सदन सत्र में ना हो, इसी समय जो है अनुच्छेद 123 में जो प्रावधान किया गया है कि यदि संसद के दोनों सत्र जो है नहीं चल रहे हो तब जो है राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अध्यादेश के संबंध में सही है। यह संविधान संशोधन कर सकता है। नहीं, नहीं कर सकता है। इसका जो है प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान होता है। ये तो सही है। इसे सर्वोच्च न्यायालय जो है निरस्त नहीं कर सकती। ये भी गलत है, निरस्त कर सकती है। यह केवल जो है धन विधेयक के संबंध में होता है। नहीं, ये धन विधेयक के संबंध में नहीं होता है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है अध्यादेश जो है संसद के पुनः सत्र आरंभ होने के बाद अधिकतम 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। ये तो सही है। दूसरा कथन है संसद चाहे तो उसे पहले भी निरस्त कर सकती है। ये भी सही है। राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश वापस ले सकता है। ये भी सही है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों, CAG के पद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG का जो नियुक्ति कौन करता है। क्या प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है या फिर वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसद के द्वारा। दोस्तों, CAG का जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है जिसमें कथन में बोला जा रहा है CAG को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। ये तो सही है। अगला इसका जो कारण बोला जा रहा है इससे क्या होता है कि CAG की जो है स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। ये कारण भी सही है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य CAG नहीं करती है। क्या भारत सरकार के खातों का जो लेखा परीक्षण CAG द्वारा की जाती है। ये तो सही है। राज्यों के खातों का लेखा परीक्षण CAG द्वारा की जाती है। ये भी सही है। बजट प्रस्तुत करना, इसका जो बजट प्रस्तुत जो है वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। ये गलत हो जाएगा। लेखा परीक्षण रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को सौंपना ये CAG का कार्य है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न मैच द फॉलोइंग है जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 127 का जो संबंध है अध्यादेश की शक्ति से है। अनुच्छेद 148 का जो संबंध है CAG का पद से है। अनुच्छेद 149 का जो संबंध है CAG के कर्तव्य से है। अनुच्छेद 151 का जो संबंध है CAG की रिपोर्ट से है। इसलिए जिसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है CAG की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। ये सही है। केंद्र में जो है राष्ट्रपति को, राज्य में जो है राज्यपाल को सौंपी जाती है।
राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जो है संसद के समक्ष रखवाता है। ये भी सही है। लोक लेखा समिति जो है CAG की रिपोर्ट का जो है जांच करती है। ये भी सही है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यह इस सेशन का आखिरी प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें कुछ कथन दिए हुए हैं और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 में निहित है। क्या अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान प्रभाव रखता है? क्या CAG को भारत के संविधान का लोक धन का संरक्षण कहा जाता है? दोस्तों, अगर आपको भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।